नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी। संभल जाने का फैसला कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। संभल जाने से रोकने का फैसला भी कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। एक सोच की दूसरे सोच से सीधे लड़ाई है। एक सोच जो पीड़ितों के आंसुओं को पोंछना चाहता है और एक सोच जो पीड़ितों की जमात पैदा कर रहा है। ये देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उसको किसी एक घटना में देखने की कोशिश सफल नहीं हो सकती, लेकिन उस घटना के इर्द गिर्द घट रही घटनाओं को अगर हम व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तब वो घटना भी आईने की तरह साफ नजर आती है और उसके आगे पीछे चल रहे चक्र कुचक्र भी साफ साफ नजर आते हैं। बहुत देरी घटनाएं घट रही हैं। संसद का सत्र चल रहा है। संसद में एक के बाद एक बिल आ रहे हैं जो कि जन विरोधी हैं, जिस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा कराने का कोई मकसद नहीं है। संसद चल रहा है। अपोजिशन उन मुद्दों को उठाना चाहता है, उस पर बात करना चाहता है जिन मुद्दों पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन उन मुद्दों पर भी बात करने की बात ना हो इसकी भरसक कोशिश की जा रही है। इस बीच में सरकार प्रशासन अपने मकसद को कामयाब करने के लिए एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहा है। हम महाराष्ट्र में वहां से भी बात शुरू कर सकते हैं जहां आज नेता का चयन हुआ, बीजेपी की सरकार बनना तय हुआ, लेकिन बात हम वहां से भी शुरू कर सकते हैं जहां मरकड़वाड़ी में वोटिंग नहीं होने दी गई। जिन गांव के लोगों को भरोसा नहीं था वोटिंग पर, ईवीएम पर, और फिर 6 दिसंबर को भी जिस दिन शपथ ग्रहण होगी महाराष्ट्र में, वहां कई एक गांव ऐसे हैं जो मॉक वोटिंग करके ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। ये सारी घटनाएं भी समांतर रूप से चल रही हैं, लेकिन शुरुआत कहां से करेंगे? कहीं से करिए शुरुआत। पहुंचना धरती गोल है, पहुंचना आपको वही है जहां पर ये लड़ाई है। और ये लड़ाई दरअसल राहुल गांधी ने में एक क्षमता मैं भी देखता हूं, आप भी जानते हैं, बहुत सारे लोग अब ये मानते हैं कि राहुल गांधी चीजों को थोड़ा पहले देख लेते हैं। जो घटनाएं घटने वाली होती हैं उसको वो विजुअलाइज कर लेते हैं, उसकी आशंका को समझ लेते हैं। यही कारण है कि राहुल गांधी जब कोई बात बोलते हैं तो वो कभी ना कभी सही होती है, होकर रहती है। अब ये बात सबको विश्वास होने लग गई है। मैं कोई तारीफ करने के लिए नहीं बैठा, लेकिन ये जो बातें हैं ये मेरे मुंह से पहली बार निकल रही हो ऐसा भी नहीं है, आप सब जानते हैं। संभल पर आते हैं। संभल की घटना क्या है? संभल क्यों जाना चाहते थे राहुल गांधी? क्यों कार्यक्रम तय होने से एक दिन पहले संभल के डीएम ने दिल्ली से संभल पहुंचने के तमाम जिलों के डीएम को चिट्ठी लिख करके और एसपी को चिट्ठी लिख करके ये बताया कि राहुल गांधी को संभल नहीं पहुंचने देना है, इसका प्रबंध किया जाए। वैसे तो एक जिले का डीएम दूसरे जिले का डीएम कोऑपरेशन में रहता है एक दूसरे से क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रम को रोकने के लिए ऐसी एकता, जाहिर बात है ये डीएम का मैसेज नहीं था। डीएम को किसी ने कहा, उस डीएम की बात दूसरे डीएम और एसपी सुन रहे थे। उस चिट्ठी में साफ साफ कहा गया था कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने का कार्यक्रम है संभल आने का, लेकिन संभल में
10 तारीख तक बाहर के लोग नहीं आ सकते हैं और उनको भी नहीं आने देना, इस आशय की बातें लिखी हुई थी। फिर भी राहुल गांधी गए, निकले, जानते हुए भी कि उनको रोका जाएगा। कभी सोचा आपने क्यों ऐसा किया उन्होंने? बहुत बड़ा मतलब है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष का अधिकार बहुत होता है, एक आम आदमी की तरह नहीं, व्यापक होता है, ठीक वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, प्रधानमंत्री पद का है। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री को जितना सम्मान है उतना ही सम्मान नेता प्रतिपक्ष को भी है। अगर प्रधानमंत्री संभल जाना चाहते तो क्या संभल का डीएम ये कहता कि 10 तारीख तक कोई नहीं आ सकता है, आप नहीं आएंगे? कह सकता था क्या? मजाल थी क्या? क्यों? नेता प्रतिपक्ष, उनके मामले में डीएम ऐसा कैसे सोचेगा कि 10 तारीख तक नेता प्रतिपक्ष नहीं आ सकते? चाहे जितनी विपरीत परिस्थितियां हो, अगर प्रधानमंत्री किसी स्थान पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए सारा प्रबंध प्रशासन को करना होगा। अगर प्रशासन इसमें उसको सहयोग की जरूरत है, अर्धसैनिक बल है, सेना है, सारी व्यवस्था कीजिए, लेकिन हाथ खड़े नहीं कर सकते कि हम प्रधानमंत्री को किसी जगह पर जाने नहीं दे सकते क्योंकि व्यवस्था खराब है। ऐसा कर ही नहीं सकते आप। उसी तरीके से नेता प्रतिपक्ष के बारे में भी ऐसा निर्णय ले ही नहीं सकते कि प्रशासनिक नजरिए से वहां आप जा नहीं सकते। राहुल गांधी ने एक्सपोज कर दिया है पूरे सिस्टम को कि देखो इस कैसा लोकतंत्र है जिसमें नेता प्रतिपक्ष की भी कोई अहमियत नहीं रही। नेता प्रतिपक्ष का मतलब आप समझते हैं, आप सब समझते हैं, लेकिन आपको थोड़ा इस मायने में भी समझाना जरूरी है कि सत्ता में रहने वाली पार्टी को तो 37% वोट भी नहीं मिला। पिछले बार तो 37% था, इस बार थोड़ा घट गया, लेकिन उनके अपोजिशन में, पूरे प्रतिपक्ष में 63% और उससे ज्यादा वोट होते। समझिए नेता प्रतिपक्ष का वैल्यू। कांग्रेस के अकेले जो वोट हैं 13 करोड़ हैं। चाहे जितनी विपरीत परिस्थितियां रही, कांग्रेस के वोट 13 करोड़ घटे नहीं। इतनी बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करने पर इंडिया गठबंधन का वोट, वो भी बहुत बड़ा वोट है, एनडीए के बराबर है करीब करीब। तो इंडिया गठबंधन का भी वो एक तरह से नेता प्रतिपक्ष है, तो पूरे प्रतिपक्ष के नेता है। तो उसके बाद आप नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को डीएम की ये मजाल की वो अपने इलाके में आने नहीं देगा। ये सोचने का समय है कि लोकतंत्र कहां जा रहा है। ये बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है, ये बात कहां तक जाती है इसको थोड़ा समझिए। संभल की घटना क्या है? संभल की घटना एक अदालत के आदेश से एक मस्जिद में सर्वे की बात से शुरू होती है। पहला दिन सर्वे होता है, दूसरे दिन भी सर्वे होता है, लेकिन सर्वे के साथ साथ कई और घटनाएं जुड़ जाती हैं। वकील अपने साथ नारेबाज को लेकर जाते हैं और ऐसे ऐसे नारे लगाते हैं जिससे भावनाएं भड़के। पुलिस की बहुत जबरदस्त तैनाती कर दी जाती है। आम लोगों को लगता है, अल्पसंख्यक को लगता है कि कुछ होने वाला है। आप जानते हैं जब कोई प्रशासन एक्शन लेने वाला होता है तो उससे पहले भारी डिप्लॉयमेंट होता है। भारी डिप्लॉयमेंट के बीच जब नारे लगाते हुए सरकारी अफसर, पुलिस, वकील मस्जिद में घुसते हैं और वहां पानी का टंकी खोल दिया जाता है, वहां से पानी बहता है, लोगों को लगता है मानो हमारी मस्जिद पर हमला हो रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है। फिर पत्थरबाजी शुरू होती है। मैं पत्थरबाजी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, पत्थरबाजी जो गलत है वो गलत है,
लेकिन घटना जैसे घटी उसको समझिए। यानी इस घटना को, प्रतिक्रिया को आमंत्रित किया गया कि लोग प्रतिक्रिया दें, पत्थर चलाएं। वो तो चाहते थे गोली और बम भी चलाएं ताकि मामला बड़ा हो, और उसमें वो कामयाब रहे। वो मतलब कौन? जो इन सब की परमिशन दे रहा था, ये सब करने की परमिशन दे रहा था। अब वो कौन? क्या जुडिशरी? क्या स्टेट का एग्जीक्यूटिव? क्या नौकरशाही? कौन? अब इस कौन को ढूंढिएगा तो आपको सारे उत्तर मिलेंगे। एक कौन नहीं है यहां, कौन कौन कौन, और उसके ऊपर में एक कौन है जो सबको, सबका समुच्चय बना हुआ है, सबको नियंत्रित कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का, उस फैसले में की गई टिप्पणी ज्ञान वापी मामले में डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का, और उस टिप्पणी ने सारे देश में खुदाई का एक अवसर पैदा कर दिया। और यह फैसला यूं ही आया क्या? नहीं, उस फैसले के पीछे भी कोई कौन था। कौन था जिसकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए यह फैसला, यह टिप्पणी आई? वो कौन था जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही दिए हुए 1991 के फैसले के खिलाफ कंटेम्प्ट का एक तरह से आदेश जारी कर दिया? सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहा है। किसके लिए? वो कौन है? इसको तलाशने की जरूरत है। यहां का कौन याद रखिए, कौन है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट अपनी ही अवमानना कर रहा था, जिसके बाद पूरे देश में पंडारा बॉक्स खुल गया, जगह जगह खुदाई की मांग हो रही है। कहां कहां रोकेंगे आप? हर जगह संभल जैसी घटनाएं घटी, इसके लिए वातावरण तैयार कर दिया गया है। केरोसिन तो देश में छिड़का हुआ है, ये बात राहुल गांधी बहुत पहले कह चुके थे। लेकिन आज की जो घटना है उसको समझने के लिए मैं ये सब बातें कह रहा हूं। कड़ी से कड़ियां जुड़ेंगी तब आपको चीजें दिखेंगी तो बातें समझ में आएंगी। और एक घटना को सिर्फ उसी घटना के आधार पर देखने से बात समझ में नहीं आती है। आपसे सीधा पूछा जाएगा, अरे पत्थर चला रहे हैं तो उसको जेल में ना भेजें क्या? आप बोलेंगे हाँ भेजना चाहिए। अरे गोली किसने चलाई? पुलिस ने नहीं चलाई। तो किसने चलाई? है तो जांच का विषय है। यानी हर जो सवाल है उसको ढक दीजिए, और पकड़ना किसको है? जिसने पत्थर चलाया। अरे पत्थर चलाने वालों के बीच ही 5 युवक मारे गए हैं। उसको किसने मारा? तो आपस में गोली चला के मर गए लोग। ये कौन सी थ्योरी है? पुलिस ने गोली नहीं चलाई। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने गैर लाइसेंसी बंदूक से गोली चलाई, पिस्तौल से गोली चलाई। अब ये सारी बातें क्यों हो रही हैं? ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में जो कुछ रिगिंग हुई है, जो चुनाव परिणाम आए हैं, उसके ठीक आसपास ये घटनाएं घटा दी जाती हैं। उत्तर प्रदेश का बाई इलेक्शंस भी था, उसमें भी जिस तरीके से चुनाव का अपहरण हुआ है, जिसमें बहुत सारे सवाल हैं, उस पर से चर्चा हटा करके संबल पर लाइए, और संबल को भी सांप्रदायिक आधार पर बांट दीजिए। उसमें एक पक्ष को ही गुनहगार ठहराइए और पूरे देश में उसको बदनाम कीजिए और हिंदू मुसलमान कीजिए। ये चल रहा है ऑपरेशन। और इसमें जो राजनीति छिपी होती है वो सब राजनीति तो चल ही रही है। लेकिन जब आज राहुल गांधी पहुंचे तो राहुल गांधी ने बड़ा संदेश दिया, और वो संदेश मैंने जो लिखा है कि राहुल गांधी देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो बहुत सोच समझ कर लिखा है। देश बचाने के लिए ही राहुल गांधी को सड़क पर पहले भी उतरना पड़ा है, और आज भी उतरना पड़ रहा है, और आगे भी उतरना पड़ेगा। आज जिस दृष्टि के साथ, विजन के साथ, संविधान हाथ में लिए हुए संविधान बचाने की बात पर राहुल गांधी सड़क पर आ रहे हैं,
वो वास्तव में दिलेरी का काम है। आज राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया है, मैं उस ट्वीट को थोड़ा दिखाना भी चाहता हूं, आप देखिए उन्होंने क्या ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने लिखा है, पुलिस ने हमें संभल जाने से रोक दिया। विपक्ष के नेता होने के नाते यह मेरा अधिकार और कर्तव्य है कि मैं वहां जाऊं, फिर भी मुझे रोका गया। मैं अकेला जाने को भी तैयार हूं, लेकिन वे इसके लिए भी नहीं माने। यह संविधान के खिलाफ है। भाजपा क्यों डरी हुई है? अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पुलिस को आगे क्यों कर रही है? सच्चाई और भाईचारे के संदेश को क्यों दबा रही है? ये कुछ बातें राहुल गांधी ने कही है। वो पुलिस को का दोष नहीं दे रहे हैं, भाजपा को दोषी ठहरा रहे हैं, भाजपा को डरा हुआ बता रहे हैं, नाकामियां छिपाने का ये हथकंडा भी करार दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं जब अकेले जाने को तैयार था तब भी मुझे नहीं जाने दिया गया। यह संविधान के खिलाफ है। संविधान के खिलाफ है। जब राहुल गांधी बोलते हैं तो बहुत लोगों को बहुत सारी बातें ध्यान में आने लगती है। क्या है संविधान के खिलाफ? मैंने पहले भी बताया कि एक नेता प्रतिपक्ष को वही अधिकार, वही दावा उसका होता है जो एक प्रधानमंत्री का होता है। मैं थोड़ा आपको राहुल गांधी ने ट्वीट के साथ जो लगाया है वो भी It's my right to go there to see what's going on. मेरा अधिकार है ये. What basis if they deny the LOP permission to go? It's the issue of law and order. But am I going to disturb law and order? There is a sensitivity. But I'm going to go with the police quietly and come back. I'm going alone. अकेला. यहाँ पे मतलब रोकने को बोला है. हम पूछ रहे हैं कि भाई परमिशन तो दिखाओ, ऑर्डर दिखाओ, कैसे कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो. संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है. एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूँ, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं. जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है. ये आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं. पुलिस अफसर से पूछ रहे हैं कि आप क्यों रोक रहे हैं. उनके पास सिर्फ जवाब है लॉ एंड ऑर्डर. राहुल गांधी बोलते हैं क्या मैं वहां लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने जा रहा हूं? आप अपने साथ मुझे ले चलिए. इसके बाद भी वो तैयार नहीं होता. यानी बेबसी साफ है और कानून का उल्लंघन, संविधान के खिलाफ ये एक्शन है, इसमें कोई संदेह नहीं है. इसको राहुल गांधी ने साबित कर दिखाया कि देखिए क्या हो रहा है देश में. संभल में घटना घटेगी तो वहां पीड़ितों के घर कोई नहीं जाएगा. जब पुलिस कहेगी 10 दिन बाद आओ, 20 दिन बाद आओ, तब जाएगा. यही हथकंडा मणिपुर में भी अपनाया गया. राहुल गांधी गए तो मणिपुर के वो सारे एस्पेक्ट्स दुनिया को पता चले कि मणिपुर में क्या हो रहा है. और जब वो पता नहीं था तो उस बारे में देश के अखबारों में भी कुछ छप नहीं रहा था, मीडिया में भी खबरें नहीं आ रही थी, दबाई जा रही थी. वो तो एक कुछ महिलाओं का जो नग्न परेड हुआ था उसके बाद उसकी चर्चा बनी. उसके बाद राहुल गांधी गए, वहां पता चला मैतेई कुकी किस हद तक लड़ रहे हैं. तब चीजें पता चली कि कितनी गहरी खाई हो चुकी है. सरकार पर विश्वास खत्म हो चुका है. लेकिन वहां न मुख्यमंत्री और न केंद्रीय गृह मंत्री, ये इन लोगों ने कभी जिम्मेदारी ली, न इस्तीफा देने का तो सवाल ही नहीं उठता. वो घटनाएं हो रही है तो होने दो, मणिपुर को जलना है तो जलने दो. मणिपुर तो मानो देश में है ही नहीं. तो क्या मणिपुर पर पूरा देश अगर चुप रह गया, मैं तो कहूंगा चुप रह गया. संसद में जो थोड़ी बहुत कवायद हुई, बातचीत हुई, वो भी उसका भी जवाब प्रधानमंत्री ने दिया नहीं. एक आध मिनट बातें की. तो मणिपुर पर आप चुप रह जाएंगे तो मणिपुर तो आपके दरवाजे पर दस्तक देगा. कभी उसका नाम संभल होगा, कभी उसका नाम कुछ और होगा, लेकिन मणिपुर आपके दरवाजे पर दस्तक देता रहेगा. और ये बात हम दूसरी घटनाओं के संदर्भ में भी कहते हैं.
बुलडोजर चलाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे। हमने हमेशा कहा बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता, लेकिन योगी सरकार कहती रही कि बुलडोजर बाबा हैं हम, बुलडोजर ही न्याय है। सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया कि ये गलत है, बुलडोजर से न्याय नहीं हो सकता। लेकिन हम जैसे लोग ही गलत ठहराए जाते रहे कि बुलडोजर को का विरोध करते हैं। अब बुलडोजर क्या चुन करके आपने शुरू किया कि सिलेक्टिव ढंग से इस्तेमाल करेंगे, तो सिर्फ सिलेक्टिव ढंग से इस्तेमाल होगा। बुलडोजर मुसलमानों के यहाँ चले तो हिंदुओं के भी घर चले। वो हिंदू और मुसलमान नहीं, सरकार के विरोध में कौन खड़ा है, हर उसके खिलाफ में बुलडोजर चलेगा। सरकार जब हिंदू मुसलमान का नैरेटिव गढ़ती है तो सावधान हो जाइए। वो आपको बांटने के लिए जरूर ऐसा करती है, लेकिन सरकार के खिलाफ जब आप बोलेंगे आपके साथ भी वही सलूक होगा, वही सलूक होगा। आपको भी जेल में बंद करने में वक्त नहीं लगेगा, आप पर भी जुल्म करने में वक्त नहीं लगेगा, आपको भी अपनी आंखों के सामने ये एनकाउंटर वगैरह वगैरह बोलकर कुछ कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें कोई हिंदू मुसलमान का नहीं। वो एक सिस्टम, एक पैटर्न डेवलप हो जाता है। जो मेरे खिलाफ में है वही मुसलमान है, जो मेरे खिलाफ में है वही मेरा दुश्मन है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। इस बात को समझने की जरूरत है। अगर जो नहीं समझ रहे हैं वो मूर्खतापूर्ण स्थिति में है। मैं मूर्ख नहीं कहूंगा, लेकिन जो नहीं समझ रहे हैं देर सवेर समझेंगे, निश्चित रूप से समझेंगे। जो लोकतंत्र को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा का मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक तरीके से जब समाज नहीं चलता, शासन नहीं चलता, प्रशासन नहीं चलता, जनता पर जुल्म होते हैं, शिकायतें नहीं सुनी जाती, न्याय नहीं मिलता, फरियाद नहीं सुनी जाती, यही तो लोकतंत्र का खत्म होना है। तानाशाही क्या है? जो तानाशाह होते हैं उनकी मर्जी के हिसाब से पत्ते भी हिलते हैं, ये तानाशाही है। उनकी मर्जी के खिलाफ पत्ते भी नहीं हिलते हैं, ये तानाशाही है। तो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई जो राहुल गांधी चल रहे हैं, उसका वो कहां से है? हिंदुस्तान का लोकतंत्र कहां है? इसकी आत्मा कहां है? हिंदुस्तान के लोकतंत्र की आत्मा निश्चित रूप से संसदीय चुनाव प्रणाली में है। जो चुनाव प्रणाली है देश की, उसमें आत्मा है। लेकिन चुनाव प्रणाली, थोड़ा सा मैं सुधार करना चाहूंगा अपनी बात को, आत्मा संविधान में है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र की आत्मा संविधान में है, और उस संविधान के तहत ये लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव प्रणाली है। तो चुनाव प्रणाली को तोड़ने का मतलब है संविधान की आत्मा पर चोट करना। चुनाव प्रणाली पर कब्जा करने की कोशिश का मतलब है संविधान की आत्मा पर चोट करना, यानी संविधान पर चोट करना। और उसका प्रियम्बल जो है, जो प्रस्तावना जो है, वो एक तरह से पूरे संविधान की को आईने की तरह साफ रखता है। तो राहुल गांधी वहां ले जा रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि इस सत्ता पर कुछ लोगों का कब्जा है, और कुछ लोगों का कब्जा है वही लोग पूरे देश की आजादी के बाद की स्थिति को एंजॉय कर रहे हैं, वही धनवान हो रहे हैं, वही गुणवान कहे जाते हैं, वही भाग्यवान कहे जाते हैं। बाकी अभिशप्त हैं कि आपको ईश्वर ने इसी अवस्था में भेजा है। ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र तो सबको समान अवसर देने का नाम है। जिस दिन सबको समान अवसर देने की स्थिति बन जाएगी, सबके लिए शिक्षा, सबको काम, सबके लिए समान अवसर की स्थिति बन जाएगी, लोकतंत्र सफल माना जाएगा और संविधान की आत्मा तृप्त मानी जाएगी। लेकिन इसको रोकने के लिए कुछ लोगों ने यह तय कर लिया है कि हम सत्ता पर कब्जा करेंगे, सत्ता के माध्यम से हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी विकृत कर देंगे, उसको हम अपने मन से अपने मुताबिक घुमाएंगे और इस देश पे राज करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया था, चंद
अंग्रेजों को साथ लेकर हिंदुस्तानी लोगों को अपनी सेना में भर्ती करके हिंदुस्तानियों पर ही राज किया था। आज वही हालात हैं कि अडानियों को पूरी सुविधा दी जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग का एक काम नहीं करता है अडानी, केवल लोन लेता है बैंक से हमारा पैसा, हमारे पैसे को शेयर बाजार में भी लगवाता है, अपनी कंपनियों के भाव भी बढ़वाता है। बहुत सारी शेल कंपनियां, झूठी कंपनियां विदेशों में खोल रखी है, उसके जरिए हवाला का काम करता है। ये सारी बातें हिंडनबर्ग रिपोर्ट से लेके अमेरिका में जो लड़ाई चल रही है वहां पर खुलकर सामने आई हुई है, और इसकी जांच हिंदुस्तान में नहीं होगी क्योंकि इसके साथ इनकी सरकार से सांठगांठ है। इनको काम दिलाते हैं विदेश में। दूसरे देश में भी अडानी के खिलाफ में जन आंदोलन हो रहे हैं, केन्या हो, श्रीलंका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, मालदीव हो, मॉरिशस हो, सब जगह अडानी के खिलाफ गुस्सा है। बांग्लादेश हो, क्या करता है अडानी? ये अडानी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को चुराने वाली व्यवस्था का नाम है अडानी। वो एक व्यक्ति नहीं है, एक सिस्टम है। वो सिस्टम आज के लोकतंत्र पर भारी पड़ने लगा है, और उस सिस्टम के प्रोडक्ट्स हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह वगैरह वगैरह। वो प्रोडक्ट्स हैं, ये लोग शासक नहीं है। शासक तो वही है, शासक वही है। वही महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगा तय करता है, किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार जानी चाहिए, कौन सा गठबंधन होना चाहिए, किसको तोड़ना है, कितना पैसा चाहिए बताओ, किसको जेल में डालना है, भेजो ईडी, भेजो सीबीआई, सब वही बैठ के करवाता है। और इसी के खिलाफ लड़ाई है, और ये इस लड़ाई को लड़ने के लिए समाज का एकजुट रहना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र की लड़ाई धार्मिक और जातिगत आधार पर समाज को बांट करके बटी हुई अवस्था में नई लड़ाई लड़ी जा सकती। इस समाज को एकजुट करने का काम करना जरूरी है, और समाज एकजुट हो गया तो कोई भी लोकतंत्र का अपहरण नहीं कर सकता। इस बात को राहुल गांधी ने समझा है। वो बता भी रहे हैं कि शासन में जनता की भागीदारी जरूरी है, जातीय जनगणना जरूरी है, उनका पार्टिसिपेशन किसका कितना है वो सामने आना चाहिए। वो ये बता भी रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करने वालों को पहचानिए। वो ये बता भी रहे हैं कि जो लोकतंत्र में चुनाव चोरी कर रहे हैं उनको पहचानिए, और इसके लिए एक लंबा संघर्ष है। हम ये नहीं कहते कि इंडिया गठबंधन में सारे लोग एक ही स्वर में बात कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी अलग अलग पार्टियां हैं, उनके अपने अपने हित हैं। उन हितों की रक्षा के लिए वो साथ भी जुड़ते हैं और अलग वॉइस भी रखते हैं। लेकिन वो अलग वॉइस अब तक तमाम इच्छा आकांक्षा के बावजूद इंडिया गठबंधन एकजुट है। चाहे एनडीए के लोग, चाहे गोदी मीडिया, चाहे अडानी अंबानी टाइप के लोग भले ही चाहते हो कि इंडिया गठबंधन टूट जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन फिर भी इंटैक्ट है। इसी बात से डर लग रहा है सत्तानशीं को। जो सत्ता में है उनको इसी बात से डर लग रहा है। और ये बहुत हमें एक भरोसा जो होता है, भरोसा अपने संघर्ष पर ही भरोसा कर सकते हैं। संघर्ष करने में भी ईमानदार नेतृत्व का मिलना बहुत जरूरी होता है। ईमानदार नेतृत्व नहीं मिला तो वही होता है जो किसान आंदोलन का हश्र हुआ है। किसान आंदोलन बिक जाता है, कोई उसका सौदा कर लेता है, कोई वो लखीमपुर खीरी वाली घटना घटती है, वहां भी जाकर उसका सौदा हो जाता है और किसान आंदोलन सक्सेस नहीं हो पाता। ये सौभाग्य है हिंदुस्तान के लोगों का कि राहुल गांधी जैसा ईमानदार, संघर्षशील, जुझारू नेतृत्व मिला है, जो अपनी जान को भी बाजी लगा करके जनता के बीच जाने को तत्पर है, आंसू पोंछने को तत्पर है। अरे तुलना करके देखिए ना, कितने नेता हैं, कौन है जो पीड़ितों के घर जाना चाहता है? नेता दलित के घर जाते हैं, लेकिन वहां उनसे मेजबानी करा के उनसे बनवा के खा के चले आते हैं। कौन है जो अपने घर में बुला करके दलितों को खाना खिलाता है, उनको सम्मान देता है? कौन है? ये काम भी राहुल गांधी ने ही किया है, सोनिया गांधी ने ही किया है, किसी और ने नहीं किया है। समाज के अलग अलग वर्ग के बीच जाकर के
लोगों से मिल करके बातचीत करके उनकी समस्याओं को समझना, उनको सामने लाना, उनके लिए हिम्मत बंधाना, ये काम नेता का होता है और कोई नेता करते नजर नहीं आते राहुल गांधी के सिवा। अब ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी अकेले क्या कर लेंगे, कांग्रेस पार्टी वैसी नहीं है, तो क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी छोड़ दें? जो पार्टी है उसको वो मजबूत करने की प्रक्रिया चल रही है। संगठन धीरे धीरे मजबूत होता है। कांग्रेस पार्टी को उन्होंने बदलने का प्रयास किया है। एक व्यापक पैमाने पर इंडिया गठबंधन का बनना भी इसी बात की तस्दीक करता है कि राहुल गांधी को पता है कि हमारी पार्टी उस स्थिति में नहीं है कि वर्तमान सरकार को चुनौती दे सके और तख्ता पलट कर सके, इसलिए सबका साथ लेना जरूरी है। सबको साथ लेकर के वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो ये बात तो मानी हुई है, बताने की क्या जरूरत है। हम उस समय भी जब दिन में राहुल गांधी गए थे बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, तो राहुल गांधी तब क्या बोल रहे थे, हालांकि आप सबने देखा होगा दिन में, लेकिन मैं एक बार आपके सामने रखना भी चाहता हूं। हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हम तुम्हारे साथ, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। राहुल गांधी ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व क्या है और इस संभल जाने की बात से भी जोड़ा, खुद को रोके जाने से भी जोड़ा। बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं कि राहुल कांग्रेस खत्म हो जाएगी, राहुल गांधी से कुछ नहीं होगा। आप बातें करते रहिए, किससे कुछ होगा? क्या लोकतंत्र को चुरा लिया जा रहा है? चुनाव का कोई मतलब नहीं रह गया है? तो ऐसे चुनाव कराते रहिए। मैंने पहले भी कहा था कि बांग्लादेश में भी शेख हसीना चुनाव में ही जीत कर आया करती थी, लेकिन वक्त पलटते देर नहीं लगता। भागना पड़ा उसी जनता से जिसके बहुमत का दावा करती थी, भाग करके इंडिया में शरण ली हुई है। तो चुनाव तो रसिया में भी होते हैं, चुनाव उत्तर कोरिया में भी होते हैं। ऐसे ही रस्म अदायगी वाले चुनाव चाहिए क्या? चुनाव को, उसकी पवित्रता को बचाए रखने का संघर्ष देश की आवश्यकता है। इसके लिए चुनाव आयोग से लड़ना पड़ रहा है। चुनाव आयोग को पर ही कब्जा कर लिया गया है। पूरे चुनाव सिस्टम में ईवीएम एक ऐसा फैक्टर है जिसको कलुषित और प्रदूषित कर दिया गया है। इसके अलावा भी कई तरीके खोज लिए गए हैं कि चुनाव हमें हारना नहीं है, चुनाव जीतना है हर हाल में। और वो चुनाव जिसको चाहते हैं, वो जिस तरीके से चाहते हैं जीत लेते हैं। लोग कहेंगे वायनाड में क्यों प्रियंका गांधी जीत गई, वहां भी बीजेपी जीत जाती। तो जितवा ले, परिणाम देख ले। जब जनता महाराष्ट्र में बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, गांव की छोटे छोटे गांव में वोटों की गिनती हो रही है, तो अगर अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात करेंगे, अनहोनी को होनी करेंगे, तो प्रतिक्रिया भी अनहोनी ही की तरह आएंगी। तो ये सारी चीजें हैं। और राहुल गांधी
जो संघर्ष कर रहे हैं उस संघर्ष की कीमत को समझने की जरूरत है। ये देश बचाने की लड़ाई है, सामाजिक समरसता को बनाए रखने की लड़ाई है, सांप्रदायिक सौहार्द को बचाने की लड़ाई है। ये देश सबके सभी समूहों, चाहे धार्मिक हो या जातिगत हो, उनका सम्मान करने से बचेगा, परस्पर एकजुटता से बचेगा। एक ऐसी गहरी खाई खोद दी जा रही है कि कभी हिंदू और मुसलमान एक साथ रहे ही नहीं। ये आजादी से पहले जिस तरीके से मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा आरएसएस जो किया करता था, जिस पर नेहरू एरा में प्रतिबंध लगा हिंदुस्तान में, और कभी आरएसएस को मौका नहीं मिला सर उठाने का, वो आज आरएसएस सर उठा करके कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। कभी कहता था कि राम मंदिर के बाद में हम ऐसा कुछ भी आंदोलन नहीं चलाएंगे, ये आखिरी है, मान जाए मुसलमान, बात खत्म। और कभी कहता है कि आरएसएस के हम मंदिर के, हर मंदिर के, मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की जरूरत नहीं है। और फिर ये संभल जैसी घटनाएं घटती हैं तो पता नहीं किस गुफा में जाकर सो जाता है आरएसएस। मणिपुर जलता रहता है, ये आरएसएस के राष्ट्रवादी लोग घर में दुम दबा के बैठे रहते हैं। देश में सीमा पर जरूरत पड़ती है, झांकने नहीं जाते। चाइना हमारी जमीन ले लेता है, इनकी जुबान पे ताले लगे रहते हैं। स्वदेशी स्वदेशी करते थे, पूरा देश चाइनीज माल से पटा हुआ है, स्वदेशी करते थे। मेक इन इंडिया के नाम से आंखों में धूल झोंक दिया गया है। असेंबल कर करके विदेशी माल को मेक इन इंडिया बना करके इंडिया का भी नाम देश में, दुनिया में बर्बाद कर रहे हैं। ये सारी चीजें राष्ट्रवाद के नाम पर हो रही है। हिंदूवाद स्थापित करेंगे, हिंदू राज लाएंगे। अरे इस देश जिसमें 80% 84% आबादी हिंदुओं की है, वहां और किसका राज चल रहा है? लेकिन हिंदू बनकर नहीं, न्यायप्रिय शासक बनकर के इस देश में शासन चलता आया है। वही इस देश का यूएसपी है और उसी हिसाब से इस देश में लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है, हर इंसान को जागने की आवश्यकता है। और ये नहीं कि बोलने से क्या होगा, बोलने से ही सब कुछ होगा। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि कई बार हम देखा करते थे, छोटे थे, कि मुट्ठी बांध लेते थे लोग, ऐसे ऐसे करते थे, इनकलाब जिंदाबाद करते थे। तो हमारे मन में आता था, बच्चों के मन में आता था बाल्यावस्था में, कि ऐसे ऐसे करने से क्या होगा, जुलूस निकालने से क्या होगा, भूखे अनशन करने से क्या होगा, धरना देने से क्या होगा। लेकिन इन सब की ताकत बहुत बड़ी होती है। जब आप लामबंद होकर चलते हैं, कतार बंद होकर चलते हैं, तो आपकी भाषा, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी सोच सब एक अलग किस्म से हो जाती है। वो एक मकसद से जुड़ जाती है। जब आप अलग अलग चलते हैं, वो मकसद आप भूल जाते हैं, उस मकसद को आप खो देते हैं। तो सवाल जुड़ने की है। जब हम बात कर रहे हैं, चंद लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनके साथ जुड़े हैं, तो ये एक तरह से हम एक्शन और रिएक्शन दे रहे हैं एक दूसरे से। हम जो बोल रहे हैं आप उससे असहमत हैं, तब भी आपके मन में एक से अधिक विचार पैदा हो रहे हैं। आप प्रतिक्रिया देखते हैं, हम आपकी प्रतिक्रिया से सहमत नहीं है, लेकिन उस प्रतिक्रिया के जवाब में भी हमारे दिमाग में कई तरह की प्रतिक्रियाएं जन्म ले रही हैं, और यहीं से एक लिंक बनता है, एक सिंक बनता है, और हम एक होते हैं। यही है विभिन्नता में एकता। आप हमारे खिलाफ प्रतिक्रिया दीजिए, हम आपके दुश्मन नहीं है। हम आपकी प्रतिक्रिया को गलत कहें तो मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। लेकिन जब हम एक दूसरे को दुश्मन मानने लगे तब क्या हो? देश को इसी तरीके से बना देना चाहते हैं। 2014 से पहले क्या देश ऐसा ही था? कुछ एक घटनाएं घटती थी, कहीं कहीं दंगे हो जाते थे, 2-4 दिन में बात शांत हो जाती थी, फिर से लोग एक तरह पहले जैसा रहने लगते थे। लेकिन आज जहां कहीं भी घटना घटती है, उसको जिंदा रखा जाता है, हिंदू मुसलमान की खाई को बढ़ाया जाता है, इसको स्थायी भाव बनाया जाता है। क्योंकि हमें ऐसी ही राजनीति करनी है। ये राजनीति की जरूरत उनको हो
जो राजनीति करते हैं, लेकिन उस राजनीति में आम आदमी अपने आप को क्यों कुर्बान करे? कितने नेता उनके रिश्तेदार आते हैं, इस दंगे में मरते हैं। कितने लोग हैं, वो तथाकथित राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ने नेताओं के बच्चे परिवार आते हैं क्या? नहीं आते हैं। इन सब बातों को भी आपको सोचना होगा। राहुल गांधी अकेले ना पड़े। राहुल गांधी को आप कांग्रेस पार्टी से जोड़ के मत देखिए। राहुल गांधी को पूरे अपोजिशन की आवाज, जनता की आवाज के तौर पर देखिए। मैं तो कांग्रेस नेता के तौर पर देखता ही नहीं हूं। राहुल गांधी एक पृथक आवाज है, उनकी सोच बड़ी है, वो देश की एकजुटता के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। कोई किसी किस्म का आरोप नहीं लगा सकता। और इस मैं बहुत ज्यादा नहीं, मैं राहुल गांधी पर ही फोकस करना चाहता हूं, इससे ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करना चाहता। लेकिन ये बात समझिए कि राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई छोटी नहीं है। देश बचाने की लड़ाई है, समाज को एकजुट रखने की लड़ाई है, जाति भेद मिटाने के लिए, असमानता दूर करने की लड़ाई है। असमानता दूर नहीं होगी तो जाति भेद नहीं मिटेगा, इस बात को नोट कर लीजिए। असमानता रहेगी तो जाति भेद भी रहेगा। इसीलिए जो जाति को बनाए रखना चाहते हैं, जो मनुवादी हैं, वो इस असमानता को भी मजबूत करना चाहते हैं, यानी असमानता की खाई बनी रहे, एक सोपान रहे, वो ज्यादा ताकतवर, वो कम ताकतवर, वो एकदम कम निर्बल, वो बहुत निर्बल, इस तरीके से वर्गीकरण रहे, छुआछूत वगैरह सब चलता रहे, तो उनका राजपाट भी ठीक ठाक चलेगा। इसीलिए लोकतंत्र को बचाना जरूरी है, संविधान को बचाना जरूरी। संविधान अगर बच गया तो राहुल गांधी सही कहते हैं, उस संविधान में बिरसा मुंडा भी है, उस संविधान में ज्योतिबा फूले भी हैं, उस संविधान में भीमराव अंबेडकर भी हैं, उस संविधान में पेरियार भी हैं, उस संविधान में महात्मा गांधी भी हैं, उस संविधान में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हैं, उस संविधान में देश की हमारी वो पीढ़ियां हैं जो मिट चुकी हैं, अब नहीं है हमारे साथ, हमारे पूर्वज हैं उस संविधान में। उस संविधान की हिफाजत करने के लिए अगर हम अपने आप को जगा कर रखते हैं तभी देश बचा सकते हैं। ये देश बचाने की लड़ाई है। संभल को जैसी घटना को और किसी प्रदेश में न होने दिया जाए, इसकी लड़ाई है। इसके लिए हमको अदालत से भी लड़नी पड़ेगी, इसके लिए हमको सरकार से भी लड़नी होगी, इसके लिए हमें प्रशासन से भी दो हाथ करना होगा, इसके लिए हमें कुर्बानी देने के लिए भी तैयार रहना होगा। इस स्तर पर यह लड़ाई है। विजय त्रिपाठी जी लिख रहे हैं, बीजेपी इज द ओनली एम टू डिवाइड आवर पीपल एंड रूल। उनका मकसद हमें विभाजित करना और शासन करना है। राइट सर, अडानी व्यवस्था खोका टेम्पो भर के अडानी देता है, ये एके जी कह रहे हैं। राहुल हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी बाय प्रैक्टिसिंग ऑनेस्टी। बिल्कुल सही बात। जाति जनगणना से सवर्ण लोग का एक चाकरी शासन खत्म हो जाएगा। पुलिस को रोकने का कारण बताना चाहिए। बिल्कुल सही बात। राजीव भाई, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और देखिए, आप जब एक सही बात बोलते हैं तो आपके समर्थन में भी आवाज गूंजने लगती, जिसकी चर्चा मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था। एंड ही इज गेटिंग बेटर एंड बेटर ईच डे। राहुल गांधी के बारे में कि वो दिनों दिन अच्छे होते जा रहे हैं। राहुल किसी भी तरह सत्ता में नहीं आना चाहते, विचारधारा से कोई समझौता नहीं। विजय त्रिपाठी जी लिख रहे हैं, राजीव भाई इज ए ट्रू एंड ऑनेस्ट पर्सन। मी, ओह थैंक यू, आई विल ट्राई नॉट टू डिसअपॉइंट। राजीव शर्मा जी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, थैंक्स माय फ्रेंड, आई रिस्पेक्ट यू। एके जी लिख रहे हैं, राहुल गांधी की सबसे अच्छी बात उनको कुर्सी की लालच नहीं है। यू हार्डली नो मी। राजेश शर्मा जी एक दूसरे से बात करते हुए, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पावर पॉलिटिक्स करेंगे तो कांग्रेस पर दाग लगेगा, वो नहीं चाहते राहुल, लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल राजीव भाई, वंस आई स्पोक अगेंस्ट यू ऑन डीबी लाइव बट रीडिंग योर कमेंट्स आई थॉट आई वाज रॉन्ग। मोदी जी परवाह नहीं करते कि इतिहास उन्हें किस तरह याद करें। राजीव शर्मा जो, चलिए आगे बढ़ते हैं, विजय त्रिपाठी जी की बात लेते हैं। सफदर भाई, मोदी को सिर्फ गाली मिलेगी, दूसरा कोई कुछ नहीं बोलेगा। बीजेपी शॉर्टकट से जीत रही है, उनको सिर्फ जीतना है और
कांग्रेस को कमजोर पार्टी साबित करने का नैरेटिव चलाना है। हिलेरी सिंह लिख रहे हैं, इट इज नॉट इजी फॉर द बीजेपी पार्टी टू कंटेस्ट टू विन इन केरला स्टेट ऑफ साउथ। व्हाई नॉट? बिकॉज दे आर फुल्ली अवेयर अबाउट द consequences if they try to manipulate EVM machines will be caught red-handed। बहुत सही बात कह रहे हैं हिलेरी जी, जो थोड़ी देर पहले जिसकी हम चर्चा कर रहे थे उसका जवाब दे रहे हैं। सफदर जी लिख रहे हैं, सेम गोज विद झारखंड। ऐसी बात झारखंड के लिए भी कह रहे हैं। वे विजय त्रिपाठी जी, यस काला इतिहास। आगे हम देखें, एक के भाई गांव गांव गली गली सूखे बगैर रस के संतरे भरे पड़े हैं, घर में खाने के लाले पड़े परंतु उनको अखंड भारत दिख रहा है। IS पटेल जी लिख रहे हैं। एक ही जी लिख रहे हैं, पोस्टल बैलेट से जो रुझान आया वो हिसाब से बीजेपी के पास जनाधार नहीं है, फिर भी EC बाबू के EVM से बम्पर जीत। ये सारी बातें, ये सारी प्रतिक्रियाएं आपकी हैं। मैं आगे देखूं तो चलिए आगे बढ़ता हूं। IS पटेल जी से आपस में आपकी बातचीत चल रही है। विजय त्रिपाठी जी, प्रेम सर, वी हैज टू फाइट together, otherwise we will create disunity in our country। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकजुट होकर के ही फाइट करना होगा। जो जहां है जैसे हैं, सच के साथ खड़ा रहना, सच बोलना और धर्म जाति से ऊपर उठकर बोलना, ये जरूरी है। प्रणाम इंडिया का जो स्लोगन है, न्याय की बात। हमने प्रणाम इंडिया का जो टैगलाइन रखा है, न्याय की बात रखा है। वो बहुत सारे लोग सबसे तेज और ये वो रखते हैं, लेकिन हमने नाम रखा है न्याय की बात। हम सिर्फ न्याय की बात कहना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं और न्याय की बात के लिए वकालत करते हुए भी देश को देखना चाहते हैं। यही है, और हमें लगता है कि इस देश में आज कोई अगर न्याय की बात कर रहा है तो वो निश्चित रूप से राहुल गांधी करते हुए दिख रहे हैं। राजीव शर्मा जी ने एक 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन भी दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव शर्मा जी। प्रेम जी, डू यू थिंक कॉन्स्टिट्यूशन शुड चेंज बिकॉज सो मेनी थिंग्स हैव चेंज सिंस इट इज रिटन, AI कंप्यूटर etc। देखिए, आप जब चेंज की बात करते हैं राजीव जी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज एक डिफरेंट बात हो जाती है। कुछ बातों का एकोमोडेशन एक अलग बात है, इसीलिए बोलने के तरीके में फर्क हो जाता है। कभी मोहन भागवत ने कहा था आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए, तो लोगों ने इसका मतलब समझ लिया था बिहार में चुनाव हार गई थी बीजेपी। तो आप आरक्षण तो एक विषय है, आप संविधान उठा रहे हैं। संविधान जो है, संविधान में उत्तरोत्तर विकास होता गया है। अगर उत्तरोत्तर विकास को आप कहेंगे, जिसको संशोधन बोलते हैं, अमेंडमेंट बोलते हैं, आप उसको संविधान बदलना नहीं कह सकते। और संविधान को फिर से चेंज करना यानी बदलना, तो चेंज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? चेंज करने से तो संविधान की आत्मा ही नहीं बचेगी, कोई और आत्मा आ जाएगी, फिर उसको भी चेंज करने की जरूरत होगी। अभी हमारे पास एक नजीर है, स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे अनुभव का से बना हुआ संविधान है। वो संविधान जिसको बदल करके दूसरा संविधान देना आज के नेताओं के वश की बात भी नहीं है। इसमें जो संशोधन हुए हैं, इसमें 75 साल लगे हैं। 75 साल में चाहे जितने भी संशोधन हुए, लेकिन संविधान की आत्मा बनी हुई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस नारे से देश एकजुट रहेगा, या कि ये डरा करके कि बटोगे तो कटोगे? अपने ही देश के नागरिकों को बटोगे तो कटोगे, किसके हाथों कटोगे? अपने ही देश के लोगों के हाथों। तो यही नारा सब समुदाय अगर अपने लिए लेने लगे, तब तो लड़ोगे तो लड़ो, लड़ करके कट मरो। उस नारे की अंतिम परिणति बटोगे तो कटोगे तो यही होने वाली है। तो संविधान क्या बदल करके आप वहां ले जाएंगे? उसकी आत्मा बटोगे तो कटोगे तक ले जाएंगे, या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, वो वाला संविधान चाहिए? ये संविधान सबको बराबरी
का अवसर देने की वकालत करता है। और आज जो लोग संविधान बनाएंगे, अगर चेंज करेंगे तो आज के ही लोग बनाएंगे। तो आज जो लोग बनाएंगे वो लोग किस माहौल से पैदा हुए लोग हैं, आप इसको समझिए। वो इस कैपिटलिस्ट दुनिया जिसमें असमानता की खाई क्रमशः बढ़ती चली गई है, इस माहौल से पैदा हुए लोग जब संविधान बनाएंगे तो हमारे उस संघर्ष से उत्पन्न संविधान का पैरेलल कोई संविधान देगी, इसकी मुझे तो कम से कम कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए जो है उसको बचा कर रखा जाना चाहिए। जैसे कोई कहे कि कुरान को बदल देना चाहिए, तो कोई मुसलमान मानेगा क्या? नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी जगह कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। उसी तरीके से कोई कहे कि गीता को बदल देना चाहिए, महाभारत फिर से लिखी जानी चाहिए, रामायण को फिर से लिखा जाना चाहिए, लिखा जाता है, लेकिन उसके मूल तत्व और मूल भाव को लोग बदलना हुआ मानने को तैयार नहीं होते। इसलिए मुझे लगता है कि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार होना, अमेंडमेंट होना, कॉन्स्टिट्यूशन बदलना नहीं होता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बदलना उसके लिए एक पूरे संघर्ष की पीढ़ी चाहिए जो उससे बेहतर हो जिसने संविधान बनाया था। तो मुझे अभी इसकी कोई आवश्यकता, जरूरत और नहीं महसूस होती। मुझे लगता है कि संविधान को बचाने रख की लड़ाई लड़नी ज्यादा जरूरी है। आयुष पटेल जी कह रहे हैं कितने सीधे साधे लोग हैं कि संविधान बचेगा लोकतंत्र बचेगा। भाई भूल जाओ, न संविधान बचा न लोकतंत्र बचा है, कब समझ आएगा। देखिए यहाँ पर आयुष पटेल जी थोड़ा सा आपको विचार करने की जरूरत है। जब संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, कहने का मतलब है कि संविधान की आत्मा अगर जिंदा है तो लोकतंत्र की आत्मा भी बचने की उम्मीद रहेगी। और कोई खत्म हमेशा से न हुआ। हमारा शरीर नित्य दिन चोट लगती है, दुर्घटना में किसी का पैर कट जाता है, हाथ कट जाता है, फिर भी वो शरीर जो है उसको फिर से खड़ा करके खड़ा कर देता है। तो शरीर में वो आंतरिक एक निर्माण की क्षमता है ना। उसी तरीके से हमारे संविधान में भी अपने आप को दुरुस्त करने की क्षमता है। कमियां आती हैं, कभी लगता है कि गोली लग गई, कभी लगता है खंजर लग गया, कभी लगता है कि संविधान का ये हिस्सा कट गया, कभी कुछ। लेकिन इस संविधान में अपने आप को दुरुस्त करने की वैसी ही क्षमता है जैसी क्षमता हमारे शरीर में जो परिस्थितिवश चीजें, अन्न भंग और वगैरह वगैरह होती है, बीमारियां होती है, उससे लड़ने की क्षमता होती है। तो मैं आज की चर्चा को यहीं पर विराम देना चाहता हूं। प्रतिक्रियाएं और भी आ गई थी, और लेकिन चलिए हम पढ़ लेंगे, आपकी प्रतिक्रियाओं को आत्मसात कर लेंगे और फिर हम आपके साथ चर्चा में आगे भी आते रहेंगे। आपसे आग्रह कि जिस तरह से आप बातचीत में शरीक होकर सहयोग देते हैं, ये सहयोग जारी रखिए। और आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मैं इस चर्चा को यहीं विराम देता हूं। प्रणाम इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।